चलिए बच्चों, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे। मसल फाइबर की आपने स्ट्रक्चर देखी बच्चों, ये है मसल फाइबर। जैसे कि मैंने सामने फिगर लेकर आ रखा है, ये पूरा मसल फाइबर। यहां पर मैंने दिखा रखा है बच्चों मायोफाइब्रिल। आप जानते हैं मसल फाइबर मिलकर बना होता है बहुत सारे मायोफाइब्रिल से। मायोफाइब्रिल के अंदर क्या छुपा हुआ है वो मैंने यहां पर अपने सामने ला रखा है, जहां पर आपके पास जेड लाइन है, आपके पास आई बैंड है, आपके पास एक ए बैंड है। अब आप ये भी जानते हैं कि आपके जो ये एक्टिन फिलामेंट है जो कि जेड लाइन से जुड़े हुए होंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट है, तो एफ एक्टिन कंपोनेंट है, ट्रोपोमायोसिन है एंड ट्रोपोनिन है बच्चों। इसी तरह अगर बात करें बच्चों, ये आपकी एम लाइन और एम लाइन जुड़े हुए फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट, जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों मायोसिन फिलामेंट। और मायोसिन फिलामेंट जो है बना होता है बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से, जिसे हम बोलते हैं मीरोमायोसिन। एक्टिन फिलामेंट में बच्चों ट्रोपोनिन खास थी। ट्रोपोनिन के अंदर हमने बात की थी ट्रोपोनिन टी यूनिट है, ट्रोपोनिन सी यूनिट है, ट्रोपोनिन आई यूनिट है बच्चों। और हमने बात की थी कि रेस्टिंग कंडीशन में मायोसिन का हेड जहां एक्टिन के साथ आकर जुड़ता, उसको मास्क कर रखा है ट्रोपोनिन की सब यूनिट ने, डेट इज ट्रोपोनिन आई यूनिट बच्चों। अब इस मास्किंग को रिमूव करने के लिए बच्चों ट्रोपोनिन सी पर कैल्शियम जुड़वाना जरूरी है। यानी कि अगर हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करवाना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, ट्रोपोनिन सी पर कैल्शियम को क्या करवाना है, अटैच करवाना है। अब कैल्शियम कहां से लेकर आए, तो आप ये जानते हैं बच्चों कैल्शियम का सोर्स क्या होता है मसल फाइबर के अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां से निकलता है, तो वो रास्ता था बच्चों एल ट्यूब्यूल्स। एल ट्यूब्यूल्स जो है वो कैल्शियम रिलीजिंग चैनल है बच्चों। अब ये रिलीज करे कैल्शियम को, इसके लिए हमें चाहिए बच्चों एक्शन पोटेंशियल बच्चों। तो अगर किसी मसल के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाना है तो हम बात कर रहे हैं वॉलंटरी मसल। तो वॉलंटरी मसल है तो हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन है बच्चों, एक सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप करवाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन की एंडिंग दिखा रखी है मैंने मसल फाइबर पर बच्चों, एंड नर्व इंपल्स आई। अब आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है बच्चों कि सोमैटिक मोटर न्यूरॉन के एंडिंग के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, टीलोडेंड्रिया वाले पार्ट में सिनेप्टिक वेसिकल। और हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का, तो हम एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, डेट इज एसिटाइलकोलिन बच्चों। अब क्या होगा, नर्व इंपल्स आएगी, और नर्व इंपल्स जैसे ही आएगी तो आप जानते हैं बच्चों क्या काम होता है, इसके टीलोडेंड्रिया वाले एंड पर मिलते हैं हमें कैल्शियम वीजीसी। आपने पढ़ा हुआ है कैल्शियम वीजीसी। ये कैल्शियम वीजीसी ओपन होने शुरू हो जाएंगे, कैल्शियम आएंगे ईसीएफ से अंदर की तरफ। ये कैल्शियम नहीं है बच्चों इसके लिए, इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए ट्रोपोनिन सी पे अटैच करवाने के लिए जो कैल्शियम आएगा वो तो कहां से आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा। हम तो अभी इन सिनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करने वाले हैं बच्चों। तो नर्व इंपल्स जब एंड पार्ट पे पहुंचती है तो वहां पर मिलते हैं कैल्शियम वीजीसी, कैल्शियम ईसीएफ से अंदर की तरफ आते हैं और ये इन सिनेप्टिक वेसिकल को स्टिमुलेट करते हैं बर्स्ट आउट करने के लिए। और ये क्या करते हैं बच्चों, यहां पर बीच के अंदर क्या करना शुरू करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना शुरू करते हैं। अब आपने वर्ड सुना है सिनेप्स। सिनेप्स के अंदर क्या चीजें होती हैं बच्चों, एक तो होती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक होता है बच्चों पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच की तरफ होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। यहां पर हम बात करते हैं कि न्यूरॉन और मसल के बीच में यहां पर क्या बन रहा है, जंक्शन बन रहा है बच्चों, और इसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बच्चों। हालांकि यहां पर ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, मसल की ये जो मेम्ब्रेन जहां पर जाकर ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी एसिटाइलकोलिन अटैच होगा, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, और बीच वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट। लेकिन जो बच्चों ये जंक्शन बना ना, इस जंक्शन को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बच्चों, जिसे आपके एनसीईआरटी मोटर एंड प्लेट भी कहती है, मोटर एंड प्लेट भी कहती है। अब अगर बात करें बच्चों, एक वर्ड आता है मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट क्या होता है बच्चों, ये मोटर न्यूरॉन जो आया था, ये कंप्लीट मोटर न्यूरॉन, और ये जिस मसल पे काम कर रहा है ये पूरी मसल, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड मोटर एंड प्लेट आपको याद रखना है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट, ये तो एक ही बात होगी। जैसे कि आप स्नेप्स में पढ़ते हैं, दो न्यूरॉन के बीच में जहां पर अपने जंक्शन दिखाई देता है उसे स्नेप्स बोलते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन और मसल के बीच में जो जंक्शन बन रहा है इसे हम बोल रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसका एक नाम और भी है मोटर एंड प्लेट बच्चों। एंड आपको याद रखना है मोटर यूनिट किसे बोलते हैं, तो पूरा हमारा मोटर न्यूरॉन एंड ये पूरी मसल फाइबर जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोटर यूनिट बोलते हैं। अब आप देखें इसके बाद क्या होता है, यहां पर हमें मिलेंगे एससीएच रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। और जैसे ही आपने बात करते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर की, तो हम बात करते हैं Na+LGC की। Na+LGC से Na+ अंदर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, और ये Na+ अगर अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो हम जानते हैं कंडीशन कैसी होगी बच्चों, डीपोलराइज कंडीशन होगी, डीपोल कंडीशन चली गई है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल वाली बात हम कर रहे हैं, यहां पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया है।
अब ये एक्शन पोटेंशियल आपकी पूरी मसल फाइबर के अंदर सर्कुलेट हो, ये एंश्योर करते हुए दिखाई देगी हमें टी ट्यूब्यूल्स। आप जानते हो सार्कोलेमा का इन्वेजिनेशन क्या होता है बच्चों, ये टी ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। एंड आपका एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने के कारण से सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम अब क्या करती है, इन कैल्शियम को बाहर रिलीज करना शुरू कर देती है। और कैल्शियम को बाहर रिलीज करना शुरू करेगी किन चैनल से, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों एल ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एल ट्यूब्यूल्स। अब अगर ये तो बात थी मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, कैल्शियम को रिलीज करवाने के लिए। अब अगर मसल को रिलैक्स करवाना है तो क्या होगा बच्चों, तो यहां पर नर्व इंपल्स आनी बंद हो जाएगी, और नर्व इंपल्स आनी बंद हो जाएगी तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, एल ट्यूब्यूल्स बंद हो जाएंगी। और एल ट्यूब्यूल्स बंद हो जाएगी तो जो कैल्शियम पड़ा होगा सार्कोप्लाज्म में, उसको वापस खींचने के लिए यहां पर लगे होते हैं कैल्शियम पंप, जो कि क्या करते रहते हैं, एक्टिवली कैल्शियम को पुल करते रहते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास मसल के लिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और हमारे मोटर एंड प्लेट की हम बात कर रहे हैं, और यही हमने बात करी मोटर यूनिट की। आपको एक बात याद रखनी है कि कैल्शियम जो है वो हमने अवेलेबल करवा दिया है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जहां पर हमें ट्रोपोनिन सी पर उसे अटैच करवाना है। एंड देन फिर मास्किंग क्या होगी, रिमूव होगी, और मायोसिन का हेड जो है वो किससे जुड़ पाएगा बच्चों, इस एक्टिन फिलामेंट से जुड़ पाएगा। अगर बात करें बच्चों एक जीआईएफ देखें आप, तो ये तो आपके सामने है न्यूरॉन, न्यूरॉन की एंडिंग, ये मसल फाइबर पे बच्चों आपकी स्केलेटल मसल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नर्व इंपल्स आई बच्चों, और यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना है। ये अपने पास मायोफाइब्रिल वाला पार्ट, यहां पर आप देखें बच्चों, फोकस कीजिए, ये आपका मायोसिन। मायोसिन के अंदर हमने बात की थी बहुत सारे मीरोमायोसिन प्रेजेंट होते हैं। ये मीरोमायोसिन जो कि रेगुलर इंटरवल पर आउटवर्ड ग्रोथ करे हुए दिखाई देते हैं बच्चों। अब ये क्या करते हैं बच्चों, ये आपके एक्टिन फिलामेंट से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। देखो बच्चों, जैसे ही मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो हमारा टारगेट ये होता है कि हमारे एक्टिन फिलामेंट को क्या करवाना बच्चों, ये पुल करवाना टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड बच्चों। अब अगर ये एक्टिन फिलामेंट अगर मूव करते हुए दिखाई देंगे तो जेड लाइन, आप याद है बच्चों, जो जेड लाइन थी जिसके साथ एक्टिन फिलामेंट जुड़े हुए थे, वो भी तो क्या करेगी, मूवमेंट करते हुए दिखाई देगी बच्चों। तो हमारा टारगेट ये होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो जो मायोसिन के जो हेड होते हैं, जो अगर स्पेसिफिकली बात करूं बच्चों, मीरोमायोसिन के जो हेड होते हैं, इनको इस एक्टिन फिलामेंट से जुड़वाना एंड देन फिर पुल करवाना बच्चों टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ हमारा ए बैंड बच्चों। ये कहलाता है हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। अब इसको हमें रीड करना है बच्चों। जब ये इससे जाकर अटैच होता है ना, इसे बोलते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। एंड देन वापस जब अलग होता है बच्चों, इसे बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज बच्चों। एंड जब ये इसको यहां पर मूवमेंट करवाते हैं, यहां पर इसे बोलते हैं बच्चों रोटेशन करवाना, स्लाइडिंग करवाना। किस पर स्लाइडिंग हो रही है, थिक फिलामेंट स्लाइड हो रही है, और किसकी स्लाइड होती हुई दिखाई देगी हमें, थिन फिलामेंट की। आइए, तो आपके एनसीईआरटी में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों कि आपका जो हेड वाला पार्ट है, इसको मूवमेंट करवाना है, इसमें इसको एक्टिन फिलामेंट से जुड़वाना है। तो सबसे पहले तो हमें ट्रोपोनिन सी पर कैल्शियम को भेजना है। जैसे ही ट्रोपोनिन सी पर कैल्शियम जाएगा तो फिर क्या होगा बच्चों, वो कैल्शियम इनिशिएट करेगा मैकेनिज्म को, ताकि ट्रोपोनिन आई यूनिट जो मास्किंग करके रखी हुई थी मायोसिन के हेड के लिए, ताकि वो एक्टिन पर ना जुड़ पाए, उसको रिमूव कर सके। अब अपना कैल्शियम आ चुका था। अब कैल्शियम आने के बाद हमें नेक्स्ट रिक्वायर्ड होती है बच्चों एटीपी की। जैसे ही एटीपी आके जुड़ता है, आप जानते हैं मायोसिन के हेड पर एटीपी अटैचमेंट साइट थी, साथ ही साथ वहां पर एटीपेज एंजाइम था बच्चों। Mg+2 की प्रेजेंस के अंदर हम देखते हैं वो एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता हुआ दिखाई देता है, एंड एटीपी टूटता है एडीपी प्लस पीआई के अंदर बच्चों। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों क्या होता है, ये मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट से जाके जुड़ जाता है बच्चों। जैसे ये जुड़ता है बच्चों, इसे बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज जुड़ गया बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों एडीपी और पीआई जो है ये रिमूव होते हुए दिखाई देते हैं। रिमूवल ऑफ एडीपी एंड पीआई ये क्या करवाता है बच्चों, स्लाइडिंग करवाता हुआ दिखाई देता है। किनकी, थिन फिलामेंट की। किसके ऊपर बच्चों, थिक फिलामेंट पर। और इसे हम बोलते हैं रोटेशन करवाना या फिर स्लाइड करवाना बच्चों। रोटेशन और स्लाइड करवा दिया, लेकिन अभी भी देखो जुड़ा हुआ है बच्चों। इस जुड़े हुए को, यानी कि जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ था, इसको ब्रेक करवाने के लिए, डीअटैचमेंट करवाने के लिए बच्चों हमें चाहिए होता है एक न्यू एटीपी। न्यू एटीपी, और जैसे ही न्यू एटीपी आएगा वो क्या करवा देगा, डिटैचमेंट करवा देगा और ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हम इसे बोलते हैं। और ये जो न्यू एटीपी आया था, इसका फिर से एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा। अगर हमें कंटिन्यूअसली मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है बच्चों, फिर से एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर से क्या बनेगा, एडीपी एंड पीआई बनेगा। फिर से हम देखेंगे कि एनर्जी का यूज करते हुए यहां पर फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होगा, एंड देन एडीपी और पीआई का रिमूवल होगा। और जैसे ही एडीपी और पीआई का रिमूवल होगा तो वैसे हम स्लाइडिंग होते हुए देखेंगे। लेकिन ये जुड़ा हुआ रहेगा हेड। इस जुड़े हुए हेड को ब्रेक करवाने के लिए फिर से हमें क्या चाहिए, एक एटीपी चाहिए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक मसल कॉन्ट्रैक्शन के साइकिल के लिए, यानी कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन भी करवाना है एंड देन रिलैक्सेशन भी करवाना है, तो इसके लिए कितने एटीपी रिक्वायर्ड है, तो बच्चों इसका आंसर होगा बच्चों 2।
अगर देखा जाए बच्चों पूरे मसल के रेस्पेक्ट में तो बच्चों बहुत सारे मायोसिन के हेड हैं और बहुत सारे मायोसिन के हेड है तो बहुत सारे एटीपी चाहिए होंगे। हम उस रेफरेंस में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक टिपिकल, अगर मैं इस क्वेश्चन पे अगर फोकस करूं तो हम सिर्फ एक यूनिट पे बात कर रहे हैं बच्चों। तो अगर मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाना है तो अगर एक पूरे इस साइकिल के लिए जबकि मसल में कॉन्ट्रेक्शन भी हो एंड देन वापस रिलैक्सेशन भी हो जाए बच्चों, यानी कि हम बात कर रहे हैं मूवमेंट भी करवाना, स्लाइडिंग करवाना एंड देन डीअटैचमेंट भी करवाना, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज भी करवाना, तो 2 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों। लेकिन अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन ही करवाना है सिर्फ, यानी कि हम रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहे, तो हमारा एक एटीपी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा जो कि मसल में क्या करवा देगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। लेकिन दूसरा एटीपी रिक्वायर्ड किस लिए होता है, रिलैक्सेशन करवाने के लिए बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर बने तो उनको आप याद रखिएगा। तो ये आपके सामने साइकिल है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का, एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चों। जैसे कि बात करें बच्चों, ये है हमारा थिन फिलामेंट और ये है हमारे मीरोमायोसिन हेड या फिर मायोसिन के हेड की मैं बात करूं, तो जैसे ही एटीपी आके जुड़ता है तो वो एटीपी हाइड्रोलाइसिस में जाता है, यानी आप जानते हैं एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है, एडीपी और पीआई ये बनेंगे और एनर्जी का यूज करते हुए क्या करेगा, इसे जुड़ेगा, इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब क्या होगा, रिमूवल ऑफ एडीपी एंड पीआई, और जैसे ही रिमूवल होगा वैसे ये क्या करवाएगा, इसको रोटेट करवाएगा, स्लाइड करवाएगा बच्चों। लेकिन आप देखें ये जुड़ा हुआ है अभी भी हेड वाला पार्ट, इस हेड वाले पार्ट को अलग करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नया एटीपी चाहिए। जैसे ही एक नया एटीपी आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हो जाएगा बच्चों, और ये अपने वापस जगह पर चले जाएंगे, यानी रिलैक्स स्टेज में चले जाएंगे बच्चों। तो ये है हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बच्चों। तो आपको याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो एक आपको रीडिंग देनी है बच्चों। अब अपनी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से क्या क्या रिजल्ट आते हैं बच्चों, इस पर भी फोकस करना है। आप देखिए बच्चों, फिर से इसको स्टडी करते हैं बच्चों। यहां पर हमारे पास ये जेड लाइन, ये हमारे पास जेड लाइन, और 2 जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं बच्चों, सार्कोमियर। इसी तरह यहां पर भी तो है हमारे पास ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, और इन 2 जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, सार्कोमियर बच्चों। आप एक बात बताओ, ये वाला बैंड कौन सा बैंड है हमारे पास, ये आई बैंड का हाफ पार्ट है बच्चों, ये हाफ आई बैंड बच्चों, हाफ आई बैंड। और ये बच्चों क्या है हमारे पास, एक ए बैंड पूरा का पूरा, ये हमारे पास एक ए बैंड। इसी तरह बच्चों फिर से क्या है हमारे पास, हाफ आई बैंड बच्चों, फिर से हमारे पास हाफ आई बैंड। अगर हम नेक्स्ट सार्कोमियर की बात करें बच्चों तो हमारे पास नेक्स्ट हाफ आई बैंड, यानी दोनों हाफ आई बैंड मिलाकर क्या हो गया बच्चों, आई बैंड। फिर से हमारे पास क्या है बच्चों, एक ए बैंड बच्चों, फिर से हमारे पास हाफ आई बैंड, और फिर से सो ऑन, हम आगे कंटिन्यू अगर बात करते चले जाएं बच्चों। अगर बात करें फोकस रखने वाली बात यह भी है एच जोन की। एच जोन कौन सा पार्ट होता है, सेंटर ऑफ ए बैंड वेयर थिक फिलामेंट इज नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट। ये कौन सा होता है बच्चों, एच जोन होता है बच्चों। अब ये तो रिलैक्स स्टेज है बच्चों। अब जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, आप जानते हैं मीरोमायोसिन के हेड जुड़े होंगे, इधर भी मीरोमायोसिन के हेड जुड़े होंगे, ऐसे मीरोमायोसिन के हेड जुड़े होंगे, और ये क्या करते हैं, एक्टिन फिलामेंट को पुल करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड बच्चों। अगर हम 1 यूनिट की बात करें, 1 यूनिट पर फोकस करें बच्चों, तो आप एक चीज देखें बच्चों, थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करते हुए दिखाई देंगे, थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करते हुए दिखाई देंगे। थिक फिलामेंट तो अपनी जगह पर है, थिक फिलामेंट तो पॉलीमर फॉर्म है बच्चों। मूवमेंट कौन करता था, आप याद करें तो सिर्फ हेड वाला पार्ट मूवमेंट करता था, तो ये तो अपनी जगह पर है बच्चों। अब क्या होगा, जैसे ही हम देखते हैं थिन फिलामेंट को खींचा जाएगा, थिन फिलामेंट को खींचा जाएगा तो फिर जेड लाइन जो है, जेड डिस्क है, वो भी क्या होगी, पुल होगी किसके तरफ, सेंटर ऑफ ए बैंड बच्चों। अब जेड लाइन अगर खिसकेगी बच्चों तो क्या होगा, ये जो आई बैंड जो था ये क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा बच्चों, तो आई बैंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। साथ ही साथ आप जानते हैं ये जो एच जोन बना था उसे हम कहां बोल रहे थे कि थिक फिलामेंट, जहां पर ओवरलैप नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वैसे वैसे तो क्या होना शुरू हो जाएंगे, ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगे, यानी एच जोन धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और ड्यूरिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन एच जोन क्या हो जाएगा बच्चों, डिसअपीयर हो जाएगा बच्चों। तो ये रिलैक्स स्टेज थी। आइए इसे कंपेयर करते हैं बच्चों हम कॉन्ट्रैक्शन स्टेज के साथ। तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज के साथ अगर बात करें तो देखें आप क्या आप रिजल्ट लेकर आते हैं, आई बैंड जो इतना था हमारे पास ये कितना हो गया, कम हो गया। हम उसके रेफरेंस से बात कर सकते हैं बच्चों, हाफ आई बैंड के रेफरेंस में हमारा आई बैंड क्या हो गया बच्चों, कम हो गया है। साथ ही साथ हम देखें हमारा एच जोन ये भी क्या हो गया है, कम हो गया है बच्चों। लेकिन आप जो इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करेंगे वो देखें, ए बैंड जो है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो ए बैंड आप जानते हैं ए बैंड क्या होता है बच्चों, जहां से ओवरलैप होना स्टार्ट होता है। हमारा थिक फिलामेंट तो कहीं मूवमेंट कर ही नहीं रहा था, मूवमेंट कौन करता है बच्चों, हेड वाला पार्ट मूवमेंट करता है। आपके थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करते हुए दिखाई देते हैं। आपका ए बैंड क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। आपका एच जोन डिक्रीज हो जाता है, आपका आई बैंड क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए मैंने यहां पर ये लाइन भी ड्रॉ की है बच्चों ए बैंड के लिए कि ए बैंड क्या रहा, कांस्टेंट रहा। आप यहां पर कंपेयर करें बच्चों इस आई बैंड के साथ, ये कंप्लीट आई बैंड ले लिया है मैंने बच्चों, यानी 2 सार्कोमेयर की बात कर लिए। तो अगर देखूं मैं यहां पर आई बैंड हमारा क्या दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एच जोन को देखें बच्चों, एच जोन क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको याद रखना है
कि जैसे ही हमारा मायोसिन फिलामेंट पर जो ये हेड वाला पार्ट ये रोटेट करता है, तो थिन फिलामेंट को ये क्या करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड ये पुल किया जाता है, और इसके साथ जुड़े हुए हमारी जेड लाइन जो है वो भी क्या करती है बच्चों, पुल की हो जाती है, जिसके कारण से हमारा आई बैंड क्या होता जाता है, डिक्रीज होता हुआ जाता है। अब इसके साथ जो इंपॉर्टेंट हमारे जो आए कंक्लूजन बच्चों वो याद रखना है। एच जोन क्या होता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये डिसअपियर हो जाता है ड्यूरिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। अगर बात करें लेंथ ऑफ सार्कोमियर, तो सार्कोमियर की लेंथ ये भी क्या हो गई बच्चों, ये इतनी थी, ये क्या हो गई बच्चों, डिक्रीज हो गई, तो सार्कोमियर की लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। लेंथ ऑफ आई बैंड ये क्या हो जाती है, डिक्रीज। लेकिन इंपॉर्टेंट है द लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स अनचेंज, यानी ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना भी है। इसके बाद अगर बात करें बच्चों आपकी थ्योरी के साथ ले लेते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन। हम बात करेंगे सोमैटिक मोटर न्यूरॉन की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वॉलंटरी मसल्स की यहां पर। अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। आप देखें बच्चों मोटर यूनिट किसे बोल रहे हैं, अ मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber connected to it constitute a motor unit। जैसे कि एग्जांपल ले लें, ये तो है मोटर न्यूरॉन बच्चों और ये है वो मसल फाइबर बच्चों, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, इस पूरी यूनिट को, तो इसे बोलेंगे हम मोटर यूनिट। ये है बच्चों मोटर यूनिट, हमारी मोटर यूनिट। जबकि हमारा जो जंक्शन होता है जिसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करते हैं या फिर मोटर एंड प्लेट बोलते हैं बच्चों, ये है हमारे पास यहां पर जो जंक्शन मिल रहा है, यानी कि जो इसकी एंडिंग होती है न्यूरॉन की, किसके साथ मिलता हुआ दिखाई दे, किसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमारे मसल फाइबर के साथ वो जंक्शन कहलाता है बच्चों हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या जिसे हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट भी बच्चों। तो देखिए बच्चों, द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा, बच्चों इंपॉर्टेंट है सार्कोलेमा, यहां पर मैंने पूरी मसल फाइबर की बात नहीं करी। द मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या जिसे आपके एनसीईआरटी कहती है मोटर एंड प्लेट भी। A neural signal reaching this junction releases a neurotransmitter acetylcholine की हमने बात की थी, which generate an action potential in the sarcolemma. This is spread through the muscle fiber and causes the release of calcium ion into the sarcoplasm. सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से हम क्या निकलवाते हैं बच्चों, कैल्शियम बाहर निकलवाते हैं। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। हमारी मास्किंग को रिमूव करवाने के लिए हमें क्या चाहिए था बच्चों, कैल्शियम चाहिए था। Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active site on actin to form a cross bridge. This pulls the attached actin filament towards the center of A band. The Z line attached to this actins are also pulled inwards, thereby causing a shortening of the sarcomere. कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ दिखाई देता है सार्कोमियर के अंदर, उसकी लेंथ हमें शॉर्ट होते हुए दिखाई देगी। ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन द आई बैंड गेट रिड्यूस वेयर एज द ए बैंड रिटेन द लेंथ। ए बैंड क्या रहते हैं बच्चों, कांस्टेंट रहते हैं। The myosin releasing the ADP and PI goes back to its relaxed state. A new ATP bind and the cross bridge is broken. मैंने बात की थी बच्चों कि एक न्यू एटीपी रिक्वायर्ड होगा वापस से उन क्रॉस ब्रिज को जो फॉर्म हुआ था उसको ब्रेक डाउन करवाने के लिए। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज बाय द मायोसिन। अभी जो न्यू एटीपी आया था ये वापस से क्या होता हुआ दिखाई देता है, वापस से हाइड्रोलाइज होता हुआ दिखाई देगा बाय द मायोसिन हेड, एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग। वापस से क्या दिखाई देगी, स्लाइडिंग होते हुए दिखाई देगी। The process continues till the calcium ion are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filament. अगर अब हम वहां पर देखें कि अवेलेबल कैल्शियम जो है वापस से क्या कर लिए जाएंगे, पंप के थ्रू अंदर की तरफ ड्रॉ कर लिए जाएंगे बच्चों, तो वहां पर वापस से मास्किंग होते हुए दिखाई दे जाएगी। और अगर एक्टिन पर वापस से मास्किंग बन जाएगी मायोसिन के हेड के लिए, तो हम देखेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगे बच्चों, स्टॉप हो जाएंगे। दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन, यानी कि रिलैक्सेशन स्टेज। Repeated activation of the muscle can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them causing fatigueness। बच्चों अब जैसे अगर लगातार अगर मसल में कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद हम देखते हैं ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण से फिर मसल में फेटिगनेस आनी शुरू हो जाएगी, यानी मसल की टायर्डनेस की सिचुएशन आनी शुरू हो जाएगी बच्चों। तो आप याद रखना बच्चों कि मसल फेटिगनेस किसके कारण से आती है, तो लैक्टिक एसिड के कारण से आती है। रोल ऑफ एटीपी बच्चों आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है। रोल ऑफ एटीपी क्या होगा, द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ मायोसिन हेड विद इन द ग्रूव। आप जानते हैं एटीपी हाइड्रोलाइसिस जो है बच्चों वो रिक्वायर्ड होता है ताकि हेड का मूवमेंट यानी फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज एंड स्लाइडिंग होते हुए दिखाई दे, साथ ही साथ डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन बच्चों। तो ये आपके एटीपी के रोल है। आपके एनसीईआरटी में एक ऐसा डायग्राम दे रखा है, आइए इसे अपने कंपेयर करते हैं, स्टडी करते हैं बच्चों।
देखिए बच्चों, रिलैक्स स्टेज है बच्चों, यहां पर जेड लाइन है हमारे पास। आप जानते हैं जेड लाइन जुड़े हुए जो फिलामेंट होंगे बच्चों, ये थिन फिलामेंट दिखा रखे हैं उन्होंने, और थिन फिलामेंट आप जानते हैं कौन से फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट। ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, फिर से जेड लाइन हमारे पास, जेड लाइन जुड़े हुए थिन फिलामेंट कौन से बच्चों, एक्टिन फिलामेंट हमारे पास। अब बात करते हैं बच्चों, एच जोन दे रखा है हमारे पास, ए बैंड मेंशन कर रखा है बच्चों, लेकिन एम लाइन मेंशन नहीं कर रखी है आपके एनसीईआरटी ने। चलो हम मेंशन करते हैं बच्चों, ए बैंड के बीच में हम जानते हैं क्या होती है, एम लाइन। ये ए बैंड के बीच में हमारे पास क्या है, ये एम लाइन। भाई जेड लाइन से जुड़े होते हैं थिन फिलामेंट, तो हमें एम लाइन भी तो चाहिए बच्चों, और एम लाइन से जुड़े होते हैं बच्चों थिक फिलामेंट। ये है हमारे पास थिक फिलामेंट, जो कि कौन से हैं, मायोसिन। ये एक्टिन फिलामेंट, जो कि थिन फिलामेंट हमारे पास। अब आप देखें, एम लाइन जुड़े हुए हमारे पास क्या दिखाई देंगे, मोटे मोटे फिलामेंट। एंड जहां पर हम देखते हैं कि मायोसिन फिलामेंट थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं है, वो जोन यानी सेंटर ऑफ ए बैंड, वहां जहां पर हमारा मायोसिन फिलामेंट थिन फिलामेंट से कवर्ड नहीं है, वो जोन कौन सा कहलाता है बच्चों, एच जोन कहलाता है बच्चों। अब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में बच्चों क्या कर रहा है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। आप देखें बच्चों, स्लाइडिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके आई बैंड जो है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका एच जोन जो है वो क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ड्यूरिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन बच्चों आप देखें बच्चों, आपका आई बैंड जो है वो आपका एकदम डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड एच जोन जो है वो तो क्या हो चुका है बच्चों, डिसअपीयर हो चुका है बच्चों। तो जो आपने पढ़ा था, इसको हमने आपके एनसीईआरटी से भी क्या कर लिया है बच्चों, कंक्लूड कर लिया है। तो आप भी एक रीडिंग देना है इसकी। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिस पर हमें फोकस रखना है ना बच्चों, जहां पर क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एच जोन क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज हो जाती है। लेंथ ऑफ आई बैंड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। द लेंथ ऑफ ए बैंड कांस्टेंट रहती है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार फिर से यहां पर लिखा है मैंने, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन की लेंथ में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ था बच्चों। हम तो ये जानते हैं कि मायोसिन फिलामेंट पे एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं, स्लाइड होते हैं। रेदर एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन एंड हेंस लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। अब बच्चों, स्केलेटल मसल के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रेड मसल फाइबर और एक होता है बच्चों व्हाइट मसल फाइबर। दोनों ही स्केलेटल मसल के टाइप है बच्चों, यानी कि फैटिगनेस तो आती हुई दिखाई देगी, लेकिन कंपैरेटिवली हम बात करेंगे रेड मसल जो होते हैं उनके अंदर फैटिगनेस बहुत लेट आती है, जबकि व्हाइट मसल के अंदर फैटिगनेस यानी टायर्डनेस बहुत जल्दी आ जाती है। अब इन्हें क्यों बोला है रेड मसल, इन्हें क्यों बोला व्हाइट मसल, तो इसका रीजन सुनिए बच्चों। यहां पर हम देखेंगे भैया, मायोग्लोबिन कंटेंट जो है बच्चों वो ज्यादा होता है। हम जानते हैं बच्चों, मसल का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो मायोग्लोबिन होता है, वो ज्यादा होता है, और इसी कारण से क्या दिखाई देती है, रेड दिखाई देती है। यहां पर बहुत कम होता है, मायोग्लोबिन कंटेंट इज वेरी लेस, सो इट्स पेल और व्हाइटिश इन कलर बच्चों, इसलिए हम इसे बोलते हैं बच्चों व्हाइट कलर की मसल। आपने देखा होगा रेड के बीच में लिखा हुआ है मैंने स्लो मसल, जबकि व्हाइट में लिखा है मैंने फास्ट मसल। अब इसका रीजन भी अपने सामने आएंगे, सुनिएगा बच्चों। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेस एक्सटेंसिव, जबकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है यहाँ पर मोर एक्सटेंसिव होती है बच्चों। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप जानते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर था कैल्शियम, जो कि ट्रोपोनिन सी पे जुड़ना चाहिए था। यहां पर हम देखते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बहुत फास्ट होते हुए दिखाई देते हैं, और इसके लिए हमारे पास यहां पर देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस भी है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होने का, कि बहुत ज्यादा जो है वो कैल्शियम रिलीज किए जाएंगे। जबकि यहां पर हम देखेंगे भी, जहां पर ये लोकेटेड होती है ना बच्चों रेड मसल, वहां पर मसल कॉन्ट्रैक्शन फास्ट करवाने की जरूरत भी नहीं होती, और वहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है लेस एक्सटेंसिव होती है। कैल्शियम आता है लेकिन स्लो स्लो रिलीज होता रहता है सार्कोप्लाज्म के अंदर। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो यहां पर मोर एक्सटेंसिव दिखाई देती हैं, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है यहां पर ज्यादा दिखाई देता है बच्चों। मैं तो इसको ऐसे भी याद रखता हूं कि यहां पर अगर बात करें मायोग्लोबिन ज्यादा है, तो मायोग्लोबिन ज्यादा है तो क्या रखता होगा, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा रखता होगा, और उस ऑक्सीजन को यूज करने वाले क्रेब साइकिल चलते होंगे, वो किस में चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड अगर मायोग्लोबिन ज्यादा है यानी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, तो फिर हम जानते हैं ब्लड वेसल्स जो कि क्या लेकर आएंगी, ऑक्सीजन लेकर आएंगी, वो भी क्या दिखाई देंगी, यहाँ पर एक्सटेंसिव दिखाई देंगी। तो आपको याद रखना है ब्लड वेसल यहां पर क्या दिखाई देती है, लेस एक्सटेंसिव दिखाई देती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बताओ लेस इन नंबर होते हैं यहां पर। अगर बात करें रेड मसल, डिपेंड्स ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एटीपी प्रोडक्शन, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एरोबिक मसल बच्चों। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है बच्चों, तो एरोबिक यहां पर रेस्पिरेशन होता हुआ दिखाई देगा। जबकि यहां पर बात करें बच्चों, ये एनएरोबिक प्रोसेस पर मेनली डिपेंडेंट होती है बच्चों। रेस्पॉन्स इज स्लो विद लॉन्ग लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड का मतलब यह होता है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस एंड इनिशिएशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, फिर से सुनिएगा बच्चों, किसके बीच का हमारे पास ड्यूरेशन,
एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि हमने किसी मसल पर स्टिमुलस अप्लाई किया एंड देन फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करें, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, ड्यूरेशन होता है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड। तो रेस्पॉन्स इज स्लो विद लॉन्ग लेटेंट पीरियड। यहां पर हम बात करें रेस्पॉन्स इज रैपिड विद शॉर्ट लेटेंट पीरियड। यहां पर हम देखेंगे बच्चों मसल में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्विकली होते हुए दिखाई देंगे इसके कंपेरिजन के अंदर। दिस मसल इज इन्वॉल्व इन प्रोलॉन्ग्ड एंड कंटिन्यूड एक्टिविटी एज इट अंडरगो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। जब यहां देखेंगे दिस मसल इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोलॉन्ग्ड एंड कंटिन्यूड एक्टिविटी एज इट रिलैक्स्ड इमीडिएटली। बच्चों लंबे समय तक के लिए एक्टिविटी चलते हुए दिखाई देंगी इस तरह की मसल्स में। अगर एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो हमारी जो बैकबोन मसल्स होती हैं बच्चों, जो बैक की मसल्स होती है ना, वो हमारी स्केलेटल मसल तो है ही है, हम जानते हैं हम इसे क्या कर सकते हैं, विल पावर के थ्रू कंट्रोल करवा सकते हैं बच्चों। लेकिन यहां पर रेड मसल्स प्रेजेंट होती है। आप जानते हैं एक लंबे समय तक अगर आप खड़े रहें तो भी आपकी थकान आपको नहीं आती। हाँ ठीक है, एक ड्यूरेशन के बाद आपको टायर्डनेस आएगी, मसल फेटिगनेस आएगी, तो स्केलेटल मसल का आप जानते हैं कि फेटिगनेस तो आनी है, लेकिन एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है इसने आपको सपोर्ट कर दिया है बच्चों। जैसे हम आप अपने लिम्स की बात करते हैं बच्चों, आप कोई अगर वॉलंटरी कोई लिखना चाहते हैं तो आप जानते हैं वहां पर थोड़ी देर बाद ही अपने को टायर्डनेस आते हुए दिखाई दे जाएगी बच्चों, तो वो वहां पर प्रेजेंट होती है व्हाइट मसल। जबकि यहां पर हमारे पास प्रेजेंट बैकबोन मसल्स कौन सी है, हमारे पास रेड मसल्स बच्चों। फैटिग अकर स्लोली, जबकि यहां पर फैटिगनेस जो है वो क्या आ जाती है बच्चों, जल्दी ही आती हुई दिखाई दे जाती है। जल्दी ही हमारे पास यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है, ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से फैटिगनेस आनी शुरू हो जाएगी बच्चों। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों हम स्मूथ मसल की। हमने देखा अब तक हमारे पास स्केलेटल मसल के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर था इस टॉपिक का। अब चलते हैं स्मूथ मसल के लिए। स्मूथ मसल के लिए हालांकि हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये स्पिंडल शेप की होती है, मतलब सिलेंड्रिकल नहीं होती, जैसे कि हमने अभी देखी स्केलेटल मसल की। साथ ही साथ यहां पर हमें एक ही न्यूक्लियस दिखाई देगा अपनी स्मूथ मसल की एक सेल के अंदर, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। इसके अलावा बच्चों ये अपने को याद रखना है, यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यहां पर वेल डेवलप नहीं होती। इसका मतलब मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए जो कैल्शियम रिक्वायर्ड होंगे वो कैल्शियम ईसीएफ से इसके अंदर आएंगे। दूसरा, मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये कम्युनिकेट किए जाते हैं एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर में, किसके थ्रू बच्चों, गैप जंक्शन के थ्रू। एक बात और याद रखनी है, एक्टिन एंड मायोसिन यहां पर प्रेजेंट होंगे लेकिन नंबर में बहुत कम होते हैं बच्चों, और उनका अरेंजमेंट वैसा नहीं होता जिसके कारण से स्ट्रिएशंस बन पाए। इसके कारण से यहां पर स्ट्रिएशंस नहीं दिखाई देती, इसीलिए हम इसे स्मूथ मसल बोलते हैं बच्चों। और ये हमारे विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, स्केलेटन के साथ एसोसिएट नहीं होती, इसलिए हम इसे नॉन स्केलेटल मसल भी बोलते हैं बच्चों। आइए इसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं वो देखें। एक बात, क्योंकि यहां पर एक्टिन मायोसिन जो है वो है तो सही लेकिन हमारे पर नंबर में कम है। दूसरा, प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, तो यहां पर सार्कोमियर नहीं मिल पाएगी आपको, जो फंक्शनल यूनिट थी हमारे स्केलेटल मसल की वो यहां नहीं मिल पाएगी। लेकिन क्योंकि मायोफिब्रिल प्रेजेंट है यहां पर, तो हम कहेंगे कि यहां की जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी है बच्चों, मायोफिब्रिल ही है बच्चों। दूसरा आपको याद रखना है यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। दूसरा आपने को याद रखना है यहां पर गैप जंक्शन प्रेजेंट है बच्चों, स्पिंडल शेप की होती है, स्ट्रिएशंस नहीं मिलती है। आइए अगर बात करें इसके लिए कौन कौन से पॉइंट याद रखना है। इट इज नॉट रिलेटेड टू स्केलेटन एज ऑल्सो कॉल्ड द नॉन स्केलेटल मसल। These muscles are found in the visceral organ, so are called as visceral muscle or smooth muscle. Transverse line are absent, so also called as unstriated muscle. Its contraction is not controlled by willpower of animal, so it is called as involuntary muscle. Autonomic nerves are connected to this type of muscle. तो बच्चों एक फास्ट रीडिंग देनी है, बड़ी आसान सी है। It is short, spindle shape and unbranched. Cells are connected through the gap junctions. It contains uninucleated cytoplasm. Important है बच्चों ये कुछ टर्मिनोलॉजी। All cell organelles are found in cytoplasm. हालांकि sarcolemma रेटिकुलम उतने नहीं होंगे जितने स्केलेटल मसल फाइबर में थे। Contractile fibrils are found in the cytoplasm. Contractile fibril यानी एक्टिन मायोसिन तो प्रेजेंट है। Due to this region, this cytoplasm called sarcoplasm. इसलिए इसे साइटोप्लाज्म को तो हम क्या नाम देंगे, सार्कोप्लाज्म ही नाम देंगे। दिस कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल विच फाउंड इन स्केलेटेड फॉर्म, यानी कि फाइली अरेंजमेंट नहीं होता जैसा कि कहां पर था, स्केलेटल मसल के अंदर। मायोफाइब्रिल आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बट रिमार्केबली लेस देन स्केलेटल मसल, बट फिलामेंट्स आर नॉट प्लेस्ड इन अ हाईली ऑर्डर पैटर्न, सो स्ट्रिएशन इज एब्सेंट।
एक्टिन इज मोर देन मायोसिन। एक रीडिंग देनी है बच्चों कि एक्टिन मायोसिन प्रेजेंट होंगे लेकिन उतने नहीं होते जितने स्केलेटल मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लस ये उस अरेंजमेंट में भी नहीं होते जिसके कारण से स्ट्रिएशंस बन पाए बच्चों। और एक छोटा सा डाटा और याद रखना है कि एक्टिन जो होते हैं वो मायोसिन से क्या होते हैं बच्चों, ज्यादा होते हैं। मायोफाइब्रिल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल, यानी कि यहां पर हम सार्कोमेयर की बात नहीं करेंगे, हम यहां बात करेंगे मायोफाइब्रिल की ही बच्चों। द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एल ट्यूबुलर सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड, दिस मेक्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए स्मूथ मसल स्ट्रांगली डिपेंडेंट on the ECF calcium ions बच्चों। Its contraction period is longer. It remain in contract stage for longer period due to this reason muscle called non-fatigue muscle बच्चों। यहां पर हम बात करते हैं non-fatigue muscle होती है बच्चों, मसल टायर्डनेस जो है वो नहीं आती है बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल कुछ खास है बच्चों, एक तो आप जानते हैं ऑटो एक्साइटेशन होता है, यहां पर सेल्फ एक्साइटेटरी होती है। दूसरा ये ब्रांच्ड होती है बच्चों। अगर बात करें बच्चों अपीयरेंस में तो ये स्केलेटल मसल जैसे ही दिखाई देंगी, लेकिन हम बात जानते हैं कि ये इनवॉल्यूंटरी नेचर की होती है, यानी कि हम बात करें फंक्शन वाइज तो ये कैसी होंगी, इनवॉल्यूंटरी नेचर की होगी। तो स्ट्रक्चर वाइज तो कैसे होंगी स्केलेटल मसल, क्योंकि यहां पर भी आपको दिखाई देंगे आई बैंड और ए बैंड बनते हुए दिखाई देंगे, यानी डार्क बैंड और लाइट बैंड आपको यहां पर भी दिखाई देंगे। लेकिन फंक्शनली हम जानते हैं इनवॉल्यूंटरी नेचर की होती है, तो ये कैसे होती है, हमारे इनवॉल्यूंटरी टाइप की मसल होती है हमारे पास। आइए इसको स्टडी करते हैं। It is a special type of muscle which found only in a heart, so it is called cardiac muscle. On the basis of structure, it is striated type of muscles. अगर बात करें स्ट्रक्चर बेसिस पे तो स्केलेटल मसल है, देयर मसल फाइबर्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। इंपॉर्टेंट है बच्चों ब्रांच्ड, ये फाइबर्स होते हैं ब्रांच्ड होते हैं। Many transverse septa are found in the muscles fiber which are called as intercalated disc। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। आप देखेंगे कहीं ना कहीं सार्कोलेमा का इनवेजिनेशन होते हुए यहां पर हमें इंटरकलेटेड डिस्क बनते हुए दिखाई देंगी, और ये इंटरकलेटेड डिस्क होती है ना बच्चों, इस पर गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। ये इंटरकलेटेड डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, हालांकि हमके एनसीईआरटी लिखा हुआ है जंक्शन बिटवीन नेबर सेल्स बच्चों, और इन पर क्या होते हैं, गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर होने को अलाउ करते हैं। इसी कारण से तो हम कहते हैं कि कार्डियक मसल जो है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हुए दिखाई देती है। आपने पढ़ा भी था कि पूरा का पूरा मायोकार्डियम जो है वो कंडक्शन पाथवे में एक साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो गैप जंक्शन होते हैं जो कि इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं, यही अलाउ करते हैं एक सेगमेंट में बने हुए एक्शन पोटेंशियल को पास करने में, किसमें, अनदर सेगमेंट में, नेबर सेगमेंट के अंदर बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर बहुत ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू अदर मसल्स बच्चों। इंटरकलेटेड डिस्क हेल्प्स इन द प्रोपगेशन ऑफ इंपल्सेस एंड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू द सेप्टा फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट, ईच सेगमेंट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। हालांकि आप देखेंगे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, लेकिन क्योंकि जो सेप्टा मिला था, जो इंटरकलेटेड डिस्क मिली थी, उसके कारण से हम कहते हैं कि हर एक सेगमेंट एक यूनिट है बच्चों, और हर एक यूनिट के अंदर हमें आपको एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। इस कारण से हम बोलते हैं बच्चों ये भी क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। Dark and light line also found in the muscle fiber. It is also non-fatigue type muscles. Its contraction is not controlled by willpower of animal. On the basis of function, it is smooth muscle बच्चों। यानी कि अगर स्ट्रक्चर वाइज तो ये कैसी है, स्केलेटल मसल, लेकिन फंक्शन वाइज बात करें तो बच्चों ये कैसी है, स्मूथ मसल टाइप। अब देखिए बच्चों, आपके लास्ट में इस चैप्टर में आते हुए देखेंगे वहां पर कुछ डिफरेंस दे रखे हैं इन तीनों मसल्स के बारे में। तो आपके पास एक तो है स्ट्रेटेड मसल बच्चों, एक है नॉन स्ट्रेटेड मसल बच्चों, और एक है कार्डियक मसल बच्चों। स्ट्रेटेड मसल जिसके और नाम भी क्या बता सकते हैं आप, स्केलेटल मसल, और नाम बता सकते हैं वॉल्यूंटरी मसल। इसी तरह बच्चों नॉन स्ट्रेटेड के नाम स्मूथ मसल, आप कह सकते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल, और एक है हमारे पास कार्डियक मसल बच्चों। तो एक तो आपको इसकी स्ट्रक्चर से याद रखनी है, जो कि आपको मिलेगा कौन से टॉपिक में, आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल टिश्यू में मिलेगा, पेज नंबर 105 में मिलेंगे। एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरे आपको इनके की फीचर्स कुछ कुछ याद रखने हैं बच्चों, जैसे कि ये सिलेंड्रिकल है स्केलेटल मसल, इसी तरह आपकी कार्डियक मसल भी कैसी है, सिलेंड्रिकल, लेकिन आपकी स्मूथ मसल कैसी है बच्चों, स्पिंडल शेप की है बच्चों। अगर बात करें अनब्रांच्ड फाइबर है दोनों ही, सिर्फ एक ही फाइबर ऐसा है जो ब्रांच्ड है, वो कौन सा है बच्चों, कार्डियक मसल। अच्छा, अगर बात करें बच्चों न्यूक्लियस की, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यानी कि सिंसाइटियम, ये कंडीशन कहां मिलेगी, तो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल में, जबकि इन दोनों में कैसी मिलेगी आपको, यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलेगी बच्चों। लाइट एंड डार्क बैंड यहां भी प्रेजेंट होंगे, लाइट एंड डार्क बैंड यहां भी प्रेजेंट होंगे, यहां पर लाइट एंड डार्क बैंड क्या होंगे बच्चों, एब्सेंट होंगे। तो एक फास्ट रीडिंग देनी है बच्चों आपको इनकी।
अगर बात करें बच्चों इंटीग्रेटेड डिस्क, तो इंटीग्रेटेड डिस्क यहां पर नहीं मिलेगी, यहां पर नहीं मिलेगी। आपको पता है ये कहां है पार्ट, कार्डियक मसल का बच्चों। इसी तरह बच्चों कंट्रोल्ड, ये सीएनएस से कंट्रोल की जाती है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल की जाती है। जबकि हम देखेंगे कि यहां पर हम देखेंगे इनवॉलंटरी सेल्फ एक्साइटेशन देखने को मिलता है, प्लस आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर से इसे कंट्रोल करवाता हुआ दिखाई देता है। तो सीएनएस और एएनएस दोनों से कंट्रोल होते हुए दिखाई देती है। ब्लड सप्लाई जो है वो ज्यादा, अगर बात करें यहां पर कंपैरेटिवली क्या होती है, लेस ब्लड सप्लाई होती है, जबकि यहां पर हम देखेंगे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। ये हमारा हार्ट है, कोरोनरी सर्कुलेशन हमने बात की थी, जहां से एओर्टा राइज होती है, वहीं से हमारी कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस निकलते हुए दिखाई देती है, इसलिए ब्लड सप्लाई स्ट्रक्चर होती है। फेटिगनेस आएगी, सून फेटिगनेस, यहां पर हम बात करें फेटिगनेस जो है वो नहीं आती, और ये तो मसल में फेटिगनेस आनी ही नहीं चाहिए बच्चों। कार्डियक मसल अगर थक गई बच्चों तो फिर पूरी बॉडी ही क्या हो जाएगी बच्चों, थक जाएगी। चलिए बच्चों अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मसल की। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल के अंदर सबसे पहला पॉइंट आ रहा है ओरिजिन एंड इंसर्जन। बच्चों छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, इसके लिए डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पर। देखो बच्चों, जैसे कि ये मैं आपका लिम्ब का, अपर लिम्ब का एक डायग्राम लेकर आया हूं। आप जानते हैं यहाँ पर ह्यूमरस बोन होती है, ह्यूमरस बोन के ऊपर ये मसल है, और आप जानते हैं अगर ये मसल बोन के साथ एसोसिएटेड है, इसका मतलब स्केलेटल मसल है बच्चों। अब ये दो पॉइंट कहता है बच्चों, एक होता है ओरिजिन एंड और एक होता है बच्चों इंसर्जन एंड बच्चों। जहां से मसल अपने को डेवलप होते हुए दिखाई देगी, ये उसका ओरिजिन एंड कहलाता है बच्चों, जो कि नॉन मूवेबल पार्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना के बीच में जहां पर जॉइंट बनता है, वहां पर अपने को जो मसल का एंड पहुंचता हुआ दिखाई देता है, डेट इज इंसर्जन एंड बच्चों। ये डिस्टल एंड ऑफ मसल कहलाता है बच्चों, ये मूवेबल एंड होता है बच्चों, ये मूवेबल एंड है। तो आपको इसकी रीडिंग देनी है फास्ट, ये ओरिजिन एंड है, ये इंसर्जन एंड है बच्चों। इंसर्जन एंड जो होता है वो मूवेबल एंड होता है बच्चों। इसके बाद बात करें थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की। लाइक न्यूरॉन, आप जानते हैं मसल भी स्टिमुलस रिसीव करता है, और अगर स्टिमुलस की बात करें, वो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तक पहुंचेगा तो ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस तक पहुंचने की वैल्यू, यानी कि स्टिमुलस की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग मसल के लिए अलग अलग होती है। जैसे हम न्यूरॉन के लिए बात करते हैं तो न्यूरॉन के लिए हम +10 to +15 मिलीवोल्ट की बात करते हैं। इस तरह मसल के अंदर भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देखी जाती है। हालांकि हमें थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू याद नहीं रखनी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस लेकिन होता है, यानी कि एक मिनिमम वैल्यू जहां तक पहुंचने के बाद ही क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। इसी तरह आप देखते हैं मसल के अंदर हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू विच डज नॉट प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन इन मसल फाइबर इज कॉल्ड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड वैल्यू वो वैल्यू है जहां पहुंचेगा तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। अगर इसके नीचे वैल्यू है इसे हम बोलेंगे सब थ्रेशोल्ड, और अगर हम देखते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया गया है तो मसल रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है, अगर सुप्रा थ्रेशोल्ड दे दिया जाए, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो थी जो कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, अगर उससे स्ट्रॉन्ग अगर स्टिमुलस दे दिया जाए तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि अगर उससे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दिया जाए तो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन उतना ही करेगी जितना थ्रेशोल्ड लेवल पे करती थी बच्चों। तो एक क्वेश्चन बनता है इसके लिए हमेशा, तो वो याद रखना है, स्टिमुलस stronger than threshold one is called supra threshold stimulus। एक होता है बच्चों ऑल और नन लो। जब कभी भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की बात की जाती है तो वहां पर एक प्रिंसिपल भी लगता है, ऑल और नन प्रिंसिपल या ऑल और नन लो। यानी कि अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पहुंचेगा तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर नहीं पहुंचेगा तो मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। रेस्पॉन्स ऑफ मसल फाइबर इज मैक्सिमम वेदर द स्टिमुलस हैज द थ्रेशोल्ड वैल्यू और सुप्रा थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर सुप्रा थ्रेशोल्ड वैल्यू है तो देखा जाए तो भी कितना होगा, जब थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंचता है उतना ही स्टिमुलस अपने को रिसीव करने को मिलेगा। यानी कि हम देखते हैं रेस्पॉन्स मसल का उतना ही रहेगा। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को क्रॉस कर जाए तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पर जितना रेस्पॉन्स देती उतना ही अभी भी देखने को मिलेगा। रेस्पॉन्स इज एब्सेंट व्हेन इंटेंसिटी इज सब थ्रेशोल्ड बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू। बस इतना से याद रखना है, थ्रेशोल्ड से अगर कम है वैल्यू तो फिर स्टिमुलस जो है उसका रेस्पॉन्स नहीं देगी मसल। इसके अलावा बच्चों पैरालिसिस नॉर्मल सा है बच्चों, नॉर्मल याद रखना है, सप्लाई ऑफ मोटर नर्व इंपल्स कंप्लीटली कट ऑफ। अगर मोटर नर्व इंपल्स की सप्लाई अगर कट ऑफ हो जाएगी तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगे बच्चों, रुक जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं पैरालिसिस। इसी तरह शिवरिंग की अगर बात करें बच्चों, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन अगर होते हुए दिखाई दे, आप देखेंगे बच्चों ठंड के दिनों के अंदर मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हुए दिखाई देते हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये बॉडी के अंदर हीट लेकर आते हैं बच्चों। तो हीट प्रोडक्शन के लिए भी हम देखते हैं बच्चों, बॉडी को वार्म रखने के लिए भी कुछ शिवरिंग जैसे प्रोसेस चलते हुए दिखाई देते हैं, और वो आपकी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि होम्योस्टेसिस अचीव करवाने का भी एक आपका रोल दिया जाता है मसल का। तो मसल के अंदर इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होंगे, और आप जानते हैं बच्चों जब भी कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो कहीं ना कहीं आपके
एटीपी प्रोडक्शन तो करवाना ही पड़ेगा, और एटीपी प्रोडक्शन जो है उसके लिए ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब भी होता है तो हीट निकलती है हमारे पास, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा बच्चों। तो ये है शिवरिंग का बात करते हैं बच्चों मसल टेंशन की। मसल टेंशन जो है बच्चों वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों। जैसे ही मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो हम कहते हैं बच्चों एक फोर्स जनरेट हुआ है, इसी को हम बोलते हैं मसल टेंशन बच्चों। एक रीडिंग देते हैं बच्चों, फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मसल टेंशन। अब ये दो तरह के हैं, एक होता है बच्चों आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है बच्चों आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना है बच्चों सिंपल सा, आइसोमेट्रिक यानी कि लेंथ मसल की ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, जबकि यहां पर हम बात करेंगे लेंथ सेम नहीं रहेगी, जबकि टोन क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि फोर्स जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आइए पहले पढ़ते हैं, लेंथ सेम बट टोन चेंज्ड, वर्क डन इज क्या होगा, 0 बच्चों। जबकि यहां पर लेंथ चेंज बट टोन लगभग क्या रहेगी, सेम रहेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं बच्चों, जैसे कि इमूवेबल ऑब्जेक्ट, जबकि मैं यहां पर इस वॉल को अगर फोर्स लगाऊं बच्चों, तो कितना भी फोर्स लगा लूं, आप देख रहे हो कि वॉल जो है वो मूवमेंट नहीं करेगी, और मूवमेंट नहीं करेगी तो जो मेरी मसल है उसकी लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं, यानी कि हम टेंशन जो है मसल पे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर बच्चों कि अगर किसी इमूवेबल ऑब्जेक्ट को अगर मैं पुश कर रहा हूं तो वर्क डन तो क्या है, 0 है, मेरी मसल की लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन मैं फोर्स लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि वहां पर टेंशन जो है वो सेम नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है पुशिंग अगेंस्ट इन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। इसी तरह बात करें बच्चों आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कोई अपने वॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अपनी जो मसल जो होंगी उनके अंदर टोन सेम ही रहेगी, यानी जो फोर्स ऑफ जनरेशन है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे मैं कोई चीज को उठा रहा हूं तो हमारी जो मसल है उसके अंदर फोर्स जो है वो क्या रहेगा, सेम सा ही रहता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आप लेंथ जो है वो देखेंगे कि वो क्या होती दिखाई दे रही है, चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, शॉर्ट होते हुए दिखाई दे रही है, आपको वापिस से लॉन्ग होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपकी अगर टोन यानी फोर्स ऑफ जनरेशन जो है वो तो क्या है, सेम, लेकिन लेंथ जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो बच्चों इसे बोलेंगे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि आप चल रहे हैं, आप जानते हो चल रहे हैं तो उस समय आपकी जो टोन होगी वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, लेकिन आपकी मसल की लेंथ जो है वो क्या होती जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। इसका मतलब बच्चों एक ही बात है कि अगर मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है तो हम कहते हैं वहां पर इस चीज में कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, और मसल में अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, मसल की लेंथ जो है वो सेम ही रही, तो इसे बोलते हैं बच्चों आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह बात करें बच्चों स्पीड ऑफ की, आपके एनसीईआरटी में भी स्पीड की बात कर रखी है डिफरेंट डिफरेंट मसल के लिए बच्चों। उन्होंने एक सिंपल सी बात करी है कि डिफरेंट डिफरेंट मसल्स की स्पीड जो है वो अलग अलग होती है। तो हमें एक रीडिंग देनी है स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल के लिए यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर डाटा आपकी स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं कि स्केलेटल मसल की जो एक कॉन्ट्रैक्शन साइकिल होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्सेशन वापस हो जाए तो उसके कितना टाइम लगता है, तो 0.1 सेकंड। इसी तरह कार्डियक मसल के लिए बच्चों ये 0.8 सेकंड का ड्यूरेशन होता है, जबकि स्मूथ मसल जो होती है ये 46 सेकंड लेती है। इसका मतलब बच्चों सबसे फास्ट कौन सी होती है, तो स्केलेटल मसल, और सबसे जो है लेजी कौन सी मसल होती है बच्चों, वो होती है हमारी स्मूथ मसल बच्चों। तो आपको एक डाटा है वो याद रखना भी है। और आप 0.8 सेकंड कार्डियक मसल, ये तो आप पढ़ते भी है, कार्डियक साइकिल कितने ड्यूरेशन का होता है बच्चों, 0.8 सेकंड का होता है बच्चों। इसी तरह बच्चों राइगर मोर्टिस कंडीशन, राइगर मोर्टिस कंडीशन क्या होती है बच्चों, आफ्टर डेथ फ्रेश एटीपी की सप्लाई जो है वो खत्म हो जाती है बच्चों। आप जानते हैं एक टाइम के बाद अपने को अब नए एटीपी नहीं मिलेंगे, और नए एटीपी की जरूरत पड़ती है बच्चों। आप जानते हैं मसल का कॉन्ट्रैक्शन अगर हो जाता है तो रिलैक्स करवाने के लिए, वापस से ब्रेकडाउन करवाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, न्यू एटीपी चाहिए होते हैं। अब क्या होगा, मसल जिस स्टेज में है उस स्टेज में रह जाएगी और न्यू एटीपी अवेलेबल नहीं होंगे आफ्टर डेथ, तो मसल में क्या रह जाएगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन ही बना रह जाएगा बच्चों। और इस कंडीशन में जबकि बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, हार्डनिंग सिचुएशन आनी शुरू हो जाएंगी, अकड़न आनी शुरू हो जाएंगी, इसे बोलते हैं बच्चों राइगर मोर्टिस कंडीशन। After death, fresh supply of ATP become impossible. So once the local store of ATP molecule are खत्म due to the non-availability of ATP, या फिर हम बात करेंगे आगे जाते हुए बच्चों क्रिएटिन फॉस्फेट, detachment of myosin from actin cannot take place, resulting in permanent state of contraction of muscle. This phenomenon is called rigor mortis. This condition helps for fixation of the hours of death. हम देखते हैं बच्चों क्या होता है कि थोड़े टाइम तक मरने के बाद तो क्या रहता है, फ्रेश एटीपी जो है हमारे पास जो अवेलेबल पड़े थे वो थे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है वो एटीपी खत्म हो जाते हैं बच्चों और राइगर मोर्टिस कंडीशन आनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बॉडी वापस से लूज हो जाती है बच्चों। और ये लूज क्यों हो जाती है बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो डिजोल्व हो जाती हैं, और लाइसोसोम जो है बच्चों उनकी सेल मेम्ब्रेन डिजोल्व होने के कारण से लैक्टिक एंजाइम्स जो है साइटोप्लाज्म में यानी सार्कोप्लाज्म में आने शुरू हो जाते हैं, जो कि प्रोटीन मसल्स को ही क्या कर देंगे बच्चों, डिजोल्व कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से हम
डेथ का आर्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, फिक्सेशन जो है वो कब हुई थी वो पता लगा सकते हैं बच्चों। तो राइगर मोटेशन कंडीशन याद रखना, अगर फ्रेश एटीपी नहीं अवेलेबल है बच्चों, एटीपी खत्म हो गए हैं, तो फिर ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और इस कारण से बॉडी के अंदर जो हार्डनिंग आ जाएगी उस सिचुएशन को बोलते हैं हम राइगर मोर्टिस। ईडीटीए, एथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड इंजेक्टेड इनसाइड मसल कंबाइंड विद कैल्शियम एंड स्टॉप कॉन्ट्रैक्शन। आप जानते हैं बच्चों कैल्शियम जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इसी तरह आपने ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ा होगा बच्चों, जो आपने आर्टिफिशियली ब्लड को स्टोर करते हैं तो क्या होता है बच्चों, ब्लड कोआगुलेशन ना हो पाए इसके लिए हम क्या करते हैं वहां पर ईडीटीए मिला देते हैं बच्चों, ताकि वो क्या कर लेता है बच्चों, कैल्शियम को बाइंड कर लेगा और कैल्शियम बाइंड कर लेगा तो फिर ब्लड का कोआगुलेशन नहीं होगा। लेकिन यहां पर हम देखें कैल्शियम की इंपॉर्टेंस होती है मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। अगर ईडीटीए का इंजेक्शन दे दें तो ये क्या कर लेगा, कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा और कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा तो कैल्शियम अवेलेबल नहीं रहेगा, तो फिर मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या नहीं हो पाएंगे, प्रोसीड नहीं हो पाएंगे। मसल एंड नर्व एक्साइटेबिलिटी इज रिड्यूस बाय पोटेशियम। अगर पोटेशियम ज्यादा अगर हो जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, मसल एंड नर्व एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। नर्वस सिस्टम में आप इसे डिटेल में पढ़ते भी हैं बच्चों। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों आप जानते हैं हमने एटीपी हाइड्रोलाइसिस किया था एंड देन फिर स्लाइडिंग करवाया था, हम क्या करते हैं केमिकल एनर्जी को क्या करवाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट इज स्प्रेन। अगर आपसे पूछे बच्चों स्प्रेन जो है वो किसके कारण से आता है, तो लिगामेंट की ओवर स्ट्रेचिंग के कारण से जनरेट होता है आपका स्प्रेन बच्चों। एक होता है फोस्फोजन। फोस्फोजन जो होते हैं बच्चों ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे बात करें वर्टिब्रेट्स के अंदर तो होते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट्स, जबकि इन वर्टिब्रेट्स में होते हैं बच्चों ये आर्जिनिन फॉस्फेट बच्चों। दीज आर हाईली एनर्जी एन बेस्ड कंपाउंड बच्चों which are found, नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं which are found in the muscles in the invertebrates arginine phosphate। लेकिन हम तो हमारा याद रखें बच्चों वर्टिब्रेट्स के अंदर and in the vertebrates creatine phosphate and act as a phosphogons। These compound provide energy during contraction। अगर हम बात करें हमें एनर्जी चाहिए बच्चों, हमें एटीपी चाहिए, देन क्रिएटिन फॉस्फेट भी अपना रोल प्ले करते हैं बच्चों। ये एडीपी के साथ रिएक्शन कर कर क्या करते हैं बच्चों, क्रिएटिन एंड एटीपी प्रोवाइड करते हैं बच्चों। तो ये एटीपी जो है बच्चों ये एनर्जी प्रोडक्शन में हमारी क्या करेंगे बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारी हेल्प करेंगे बच्चों। इसी तरह बच्चों अगर मसल कॉम्पोजिशन में देखें तो 75% तो क्या होता है बच्चों, वाटर ही होता है। रेस्ट 20% हम बात करेंगे बच्चों प्रोटीन होता है। एंड इन रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ग्लाइकोजन, क्रिएटिन फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक आयंस, पोटेशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक रीडिंग देनी है बच्चों फास्ट आपको इसकी। इसी तरह बच्चों अगर बात करें कुछ गोल्डन की पॉइंट्स भी दे रखे हैं आपको। मसल ये आप जानते हैं पूरी बॉडी का अगर बात करें तो इस टिश्यू का कितना कंट्रीब्यूशन है 40 to 50%। स्मॉलेस्ट मसल जो होती है वो कहां मिलती है आपके मिडल ईयर के अंदर, स्टेपेडियस मसल होती है बच्चों, जो स्टेप्स के साथ आपको एसोसिएट दिखाई देगी। स्टेपेडियस मसल आपको नाम याद रखना है। ह्यूमंस आर बोर्न विद द ऑल द मसल फाइबर्स दे विल एवर हैव। जितनी मसल्स होती हैं बच्चों उनका नंबर नहीं बढ़ता है। हालांकि हम हाइपरट्रॉफी या फिर एट्रॉफी होते हुए देखेंगे, मतलब मसल का इलोंगेशन होते हुए देखेंगे, मसल का शॉर्टनिंग होते हुए देखेंगे, लेकिन मसल का नंबर नहीं बढ़ता है बच्चों। व्हेन यू आर फीलिंग कोल्ड योर वॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलंटरी, ताकि हीट प्रोडक्शन किया जा सके। एक बच्चों गैस्ट्रोसिनेमस मसल बता रखी है कि शेंक रीजन प्रेजेंट होती है, तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि गैस्ट्रोसिनेमस मसल कौन सी होती है बच्चों, तो ये आपके लेग रीजन में आपके पास ये शेंक रीजन जो होता है यहां पर प्रेजेंट जो मसल है इसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोसिनेमस मसल। इसके बाद बच्चों सार्टोरियस, ये लॉन्गेस्ट मसल होती है बॉडी की, तो नाम याद रखना है बच्चों, सार्टोरियस जो है लॉन्गेस्ट मसल। ये मैंने आपको सार्टोरियस मसल दिखा रखी है मेंशन, ये सार्टोरियस मसल होती है जो लॉन्गेस्ट मसल होती है बॉडी की। ग्लूटियस मैक्सिमम, बटॉक मसल जो होती है बच्चों लार्जेस्ट मसल ऑफ बॉडी होती है। लॉन्गेस्ट कौन सी है हमारे पास, सार्टोरियस, और लार्जेस्ट कौन सी है बच्चों, तो ये हमारी ग्लूटियस मैक्सिमम, बटॉक मसल जो होती है ये लार्जेस्ट होती है। इसी तरह मैंने नाम बताया, नाम याद रखना बच्चों। स्टेपेडियस जो है जो कि मिडल ईयर का पार्ट होगा वहां पर अपने को मिलेगी स्मॉलेस्ट मसल ऑफ बॉडी, ये है स्टेपेडियस स्मॉलेस्ट मसल। जो मसल जो होती है मासेटर आर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बच्चों, ये हमारे पास मासेटर ये मसल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। इन ह्यूमन बींग्स 639 मसल्स आर फाउंड, 400 मसल्स आर स्ट्रिएटेड एंड मोस्ट ऑफ द मसल्स आर फाउंड इन बैक रीजन एंड नंबर ऑफ बैक मसल्स आर 180 बच्चों। लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल इज प्रेजेंट इन यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। अगर आपसे पूछे बच्चों लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल किस में मिलती है और अगर ऑप्शन के अंदर प्रेग्नेंट लेडी है तो हमें उसे चूज करना है बच्चों। तो एब्डोमिनल रीजन के अंदर जो फिर स्मूथ मसल के अंदर हाइपरट्रॉफी होते हुए दिखाई देगी तो आपको बोलना है लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल मिलती है इस किसके, प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों एंटागोनिस्टिक मसल। अपोजिट काम करने वाली मसल जो होती हैं उन्हें बोलते हैं एंटागोनिस्टिक मसल। देखिए बच्चों, they are pair of muscles which causes opposite movement at the same site when one muscle is contracting the other is relaxes and vice versa। एग्जाम्पल है बच्चों इसका बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स।
आपने रीडिंग देनी है बच्चों। जैसे कि अगर बात करें बच्चों इस कंडीशन के अंदर, तो इस कंडीशन में आप इसे बोलते हैं, कंडीशन में आपकी बाइसेप्स मसल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, जबकि आपकी ट्राइसेप्स इस मसल में, ट्राइसेप्स कौन सी होती है बच्चों, पीछे वाली मसल, ये क्या स्टेज में रहेगी बच्चों, रिलैक्स स्टेज में रहेगी बच्चों। जबकि अगर बात करें बच्चों आपका ये कंडीशन लेके जाना, इस कंडीशन में हम देखेंगे बच्चों आपके ट्राइसेप्स मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि आपकी बाइसेप्स मसल में क्या होता है बच्चों, रिलैक्स कंडीशन देखी जाती है। तो हम देखेंगे बच्चों बाइसेप्स जो है वो बच्चों फ्लेक्सर के लिए, जबकि ट्राइसेप्स जो है बच्चों ये किस कंडीशन के लिए होती है बच्चों, एक्सटेंसर के लिए। मतलब ट्राइसेप्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्सटेंशन कंडीशन, जबकि आपके बाइसेप्स में अगर होगा कॉन्ट्रैक्शन तो ये फ्लेक्सर कंडीशन होगी बच्चों। तो अपोजिट काम करने वाली मसल्स है तो आप उन्हें बोलते हैं एंटागोनिस्टिक मसल बच्चों। आइए बच्चों अब बात करते हैं कोरी साइकिल की। आपने एक टर्म सुना होगा मसल फैटिगनेस या मसल टायर्डनेस। क्या होता है बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब चलना शुरू हो जाता है तो मसल के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और इस लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण से बच्चों मसल में फैटिगनेस आनी शुरू हो जाती है। अब इस लैक्टिक एसिड का क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू, लीवर में पहुंचाया जाता है, एंड लीवर के अंदर हम देखते हैं उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन फिर ये ब्लड के थ्रू वापस से मसल के अंदर पहुंचाया जाता है, देन इसका वापस से यूटिलाइज किया जा सके। आइए देखते हैं इस कोरी साइकिल के बारे में। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेटेड इन मसल ड्यूरिंग सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। देखो बच्चों क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा मसल फैटिगनेस किसके कारण से आती है, तो आपको बताना है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। फॉर्म लैक्टिक एसिड ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज ब्लड लैक्टेट टू लीवर। ये कहां भेजा जाता है बच्चों, ये याद रखना, लीवर, वेयर इट चेंजेस इनटू द लीवर ग्लाइकोजन विच इज चेंज इनटू द ग्लूकोज। अब आप इस प्रोसेस को देखिएगा बच्चों, मसल के अंदर हम देखते हैं कि ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता रहता है, इसी तरह ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। हम जानते हैं एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हम देखते हैं ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता रहता है, और ये ग्लूकोज जो है पायरुवेट एंड देन फिर लैक्टेट बनाता है, और ये लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना ही मसल के अंदर क्या लेकर आता है बच्चों, मसल फैटिगनेस लेकर आता है। अब ये लैक्टेट जो है ये ब्लड के थ्रू बच्चों लीवर में पहुंचाया जाता है, एंड लीवर के अंदर हम देखते हैं कि ये लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, एंड पायरुवेट से हम देखते हैं फिर से इसे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। लैक्टेट से ग्लूकोज का बनना ये प्रोसेस कहलाता है बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हम जानते हैं लीवर जो है ग्लाइकोजन का भी सोर्स है, ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर भी कन्वर्ट होता रहता है बच्चों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ग्लूकोज बनता रहेगा, या फिर ग्लूकोज से हम देखेंगे ग्लाइकोजन बनता रहेगा बच्चों, ये लीवर की मैकेनिज्म होती है। अब हम देखते हैं कि अगर मसल को रिक्वायरमेंट पड़ती है ग्लूकोज की, तो ये ग्लूकोज वापस से ब्लड के थ्रू होता हुआ कहां पहुंचाया जाता है, मसल के अंदर, एंड मसल के अंदर फर्दर इसको एनर्जी के लिए यूज में लिया जाता है बच्चों। तो ये जो साइकिल कंटिन्यू चलता हुआ दिखाई देता है, इसी साइकिल को हम कोरी साइकिल बोलते हैं, जो कि हम देखते हैं लीवर ग्लाइकोजन एंड मसल ग्लाइकोजन के बीच में हमें रन होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा बच्चों डिसऑर्डर्स भी हैं, डिसऑर्डर की भी एक रीडिंग देनी है बच्चों। अपने पास 3 डिसऑर्डर अपने को देखना है मसल के रिलेटेड, माइस्थेनिया ग्रेविस, टिटेनी एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी बच्चों। माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, कहां पर अफेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, लीडिंग टू फैटिगनेस, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। आपको एक फास्ट रीडिंग देनी है बच्चों। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कहां पर अफेक्ट करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। टिटेनी की अगर बात करें बच्चों, तो अगर लैक ऑफ रिलैक्सेशन हो बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टिमुलाई, अगर 2 स्टिमुलस कंटिन्यू आ रहे हैं, बीच में रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, मतलब मसल रिलैक्स होना स्टार्ट करे उससे पहले ही क्या आ जाए, वापस से स्टिमुलस आ जाए, तो अगर रिलैक्स नहीं हो पा रही है, सस्टेन्ड मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन में बोलते हैं बच्चों टिटेनी बच्चों। अगर देखें एक बच्चा कंफ्यूज होता है स्पाज्म के साथ, तो स्पाज्म क्या होता है बच्चों, सडन इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसे हम बोलते हैं स्पाज्म। तो टिटेनी याद रखना है बच्चों, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टिमुलाई, मसल रिलैक्स होना स्टार्ट करती, वापिस से क्या आ जाता है, स्टिमुलस आ जाता है, वापिस से मसल किस स्टेज में चली जाती है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में चली जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, टिटेनी बोलते हैं। जनरली हम देखते हैं बच्चों इसके रीजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके पास ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, इसके कारण से होता हुआ दिखाई देगा। हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन अगर होते हुए दिखाई दे जाए तो उस कारण से टिटेनी होता हुआ दिखाई देगा। आप एंडोक्राइन में इसमें पढ़ते भी है। इस तरह मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात करें बच्चों, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू द हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर। हम देखते हैं बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर में अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ना बन पा रही है, हमारा स्केलेटल मसल जो है उसका साइटोस्केलेटन कंपोनेंट बनाती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है बच्चों, मसल की सेल मेम्ब्रेन के साथ अंदर प्रेजेंट हमारी जैसे प्रोटीन, जैसे कि मायोफाइब्रिल्स थी, उनको कनेक्ट करने वाली जो प्रोटीन होती है वो होती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन डैमेज होनी शुरू हो जाए तो इसे हम बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी कंडीशन बच्चों। इसे टिटेनी के अंदर आप देखेंगे बच्चों, अगर सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, लैक ऑफ रिलैक्सेशन दिखाई दे रहा है बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टिमुलाई, तो ये जिस स्टेज में अगर बनी रह जाए तो इसे हम बोलते हैं टिटेनी बच्चों। तो ये है आपके डिसऑर्डर्स बच्चों।
इसके बाद बच्चों मसल छोटा सा टॉपिक था, आपको एक इसकी फास्ट रीडिंग ही देनी है, फिर पीछे की तरफ के क्वेश्चन करना अब आपकी जिम्मेदारी। ऑल द वेरी बेस्ट।